Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 19th of May 2022. तो गाइज आज है तारीख 19 मई 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लोगों को पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है प्यूर्टो रिको को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2007 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि जो दालबर्गिया स्पीशी है ये किस चीज़ से एसोसिएट आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन ए कैश्यूनट, ऑप्शन बी कॉफ़ी, ऑप्शन सी टी या फिर ऑप्शन डी रोजवुड। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर इसको आप लोग जीएस पेपर 2 पॉलिटी से रिलेट कर पाओगे। इस आर्टिकल में हम लोग पार्डनिंग पावर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर की। साथ ही साथ ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 क्या बोलता है ये डिस्कस करेंगे। प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, वो है राजीव गांधी जी का असैसिनेशन। आपको पता होगा राजीव गांधी जी का असैसिनेशन यानी कि इनकी हत्या कर दी गई थी, तो उसी को लेकर इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया। अब उस हत्या के पीछे बहुत सारे लोगों का रोल देखने को मिला था। उसी में से यहाँ पर एक और व्यक्ति का नाम आता था, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो पिक्चर में, ये व्यक्ति हैं। इनका नाम क्या है, एजी पेरारीवालन। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के ने इनको फ्री कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिहा कर दिया इस पूरे केस से। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको फ्री किया तो फ्री करते वक्त अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी लंबे समय पहले से पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे जो गवर्नर हैं उनके पास लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था मुद्दा कि मतलब यहाँ पर इनको फ्री करना था, लेकिन इसके बेसिस पर इनको फ्री नहीं किया जा रहा था। क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में जब जितने भी कॉन्विक्ट थे, यानी जितने भी लोग यहाँ पे दोषी साबित हुए थे असैसिनेशन वाले केस में, जब उन सबको अरेस्ट किया गया तो यहाँ पर इनको डेथ सेंटेंस भी मिलता है, यानी कि आप कह सकते हो मौत की सज़ा भी सुनाई जाती है, लेकिन बाद में उसको कम कर दिया जाता है। फिर बाद में एक और नई रिपोर्ट आती है, उसमें कुछ और पता चलता है। देन उसके बाद में यहाँ पर बोला जाता है कि इनका उसमें कोई रोल नहीं था, अगर रोल था तो इनको उसके बारे में पता नहीं था। ठीक है, तो ये सारी बातें निकल कर आती हैं। तो इस चीज़ को देखते देखते बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि भाई इनको फ्री कर देना चाहिए इस पूरे केस से, लेकिन हुआ क्या, अभी तक इसके ऊपर कोई स्टेप उठाया नहीं जा रहा था। नाउ फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कल अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल करके आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके इनको फ्री कर दिया इस पूरे केस से। ठीक है, इनको रिहा कर दिया है। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस पूरे ओवरऑल इशू के बारे में, ये क्या था। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, ये जो व्यक्ति हैं इनको अरेस्ट किया गया था जब ये 19 साल के थे। ठीक है, 19 साल के थे तब सीबीआई ने अरेस्ट किया था। आज आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कुछ ऐसी सिचुएशन हो चुकी है। चलो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ राजीव गांधी असैसिनेशन के बारे में, फिर उसके बाद पॉलिटी के कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं, जो कि हमारे लक्ष्मीकांत के अंदर भी प्रेजेंट है और हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता होगा ये असैसिनेशन क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं यहाँ पर छोटे से शब्दों में या फिर थोड़े से शब्दों में आपको पूरी कहानी यहाँ पर समझा दूंगा। सबसे पहली चीज़ देखो होता क्या है, इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन के बाद में, इनकी हत्या के बाद में, असैसिनेशन मतलब हत्या, तो इनकी हत्या के बाद में क्या होता है, राजीव गांधी यहाँ पर पीएम बनते हैं। अब राजीव गांधी जी पीएम बनते हैं 1984 में, और उसके बाद में इन राजीव गांधी जी का जो असैसिनेशन होता है वो होता है 1991 के अंदर।
1991 में मई का महीना था, रात में 10:10 हो रहे थे, तब उस समय वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है। तो आगे मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम लोग जो ये पूरा का पूरा इशू कवर कर रहे हैं वो इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि इस केस में एक और नाम आता है इन व्यक्ति का, एजी पेरारीवालन का, ठीक है, जिनको यहाँ पर 31 साल बाद रिहा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको फ्री कर दिया इस पूरे मुद्दे से। अब असैसिनेशन की बात करें तो ये पिक्चर आप लोग ध्यान से देखो, वैसे दोनों पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले पिक्चर को ध्यान से देखो। ये वाला जो पिक्चर है ना, ये यहाँ पे राजीव गांधी जी के असैसिनेशन से बिल्कुल 30 आप कह सकते हो सेकंड पहले का है, तो 30 सेकंड्स पहले का ये पिक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंटरनेट पे सारी चीज़ अवेलेबल है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हो। तो 30 सेकंड्स पहले का ये पिक्चर है। अब होता क्या, यहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। वो बॉम्ब ब्लास्ट यहाँ पर कैसे होता है, सुसाइडर बॉम्बर से। वो यहाँ पर आप देख पाओगे, ये एक लड़की आपको देखने को मिल रही है, नाम है धनु, ठीक है, धनु के थ्रू यहाँ पर एक सुसाइड बॉम्बिंग यहाँ पर की जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर और भी जो बहुत सारे लोग थे राजीव गांधी जी के साथ में ही, उन सब की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है इस बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर में। तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा असैसिनेशन का मामला। लेकिन धनु के अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉन्विक्ट साबित होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जिनका इन्वॉल्वमेंट था इस पूरे के पूरे असैसिनेशन केस में। अब जब बहुत सारे लोगों की मैं बात करता हूँ तो इसमें सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे आप देख पाओगे लिट्टे का था। लिट्टे ग्रुप के बारे में आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा, जब भी श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में हमने चर्चा की है, मैंने आपको पढ़ाया है कि हाँ, श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर जब चल रही थी, जब वहाँ पे गृह युद्ध चल रहा था, तो इंडिया ने यहाँ पर सपोर्ट किया श्रीलंका की सरकार को लिट्टे ग्रुप को हटाने के लिए, लिट्टे ग्रुप को हराने के लिए। ये लिट्टे ग्रुप क्या है, लिट्टे मतलब LTTE, लिट्टे की फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, ये यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है। अब होता क्या यहाँ पर, लिट्टे ग्रुप का लीडर आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि लिट्टे ग्रुप का क्या रोल देखने को मिला, मतलब श्रीलंका का क्या रोल यहाँ पर देखने को मिल गया। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, होता क्या है, 1987 के आसपास जब श्रीलंका के अंदर बवाल मच रहा होता है, क्योंकि लिट्टे ग्रुप का ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेजर फोकस ये था कि श्रीलंका का जो नदन हिस्सा है, ठीक है, इनफैक्ट अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैप ड्रॉ करके बताऊं तो मान लो यहाँ पर सपोज ये श्रीलंका हो गया, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको अलग से यहाँ पर एक नेशन बना देना, ठीक है, इसको अलग से एक तमिल ईलम बना देना, एक अलग से नेशन बना देना, ये यहाँ पे इन लोगों का फोकस था। अब तमिल ईलम बनाने के साथ साथ जो श्रीलंका की वहाँ पे सरकार हुआ करती थी, गवर्नमेंट हुआ करती थी श्रीलंका की, यहाँ पर जो मिलिट्री वगैरह हुआ करती थी, उनके साथ में इस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्लिक्ट रहा करता था, एक विवाद रहा करता था, ये लड़ाइयाँ चल रही थी और इसी में यहाँ पर सिविल वॉर भी हो जाता है, यानी गृह युद्ध हो जाता है। और वो जो गृह युद्ध है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब 1987 के समय मैंने आपको बताया, जो राजीव गांधी जी है वो उस समय PM हुआ करते थे। अब वो जब PM हुआ करते थे तो उन्होंने यहाँ पर जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स है उसको यहाँ पे भेजा श्रीलंका के अंदर में। हालांकि यहाँ पे फोकस ये था कि जो लिट्टे ग्रुप है इसको डिसार्म कर दिया जाए, यानी मामला थोड़ा सा सुधार दिया जाए, लेकिन डिसार्म करते करते थोड़ी सी सिचुएशन ख़राब हो जाती है, यहाँ पर आप कह सकते हो थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का फोकस था वो ये था कि श्रीलंका की सरकार को सपोर्ट करना, यानी लिट्टे ग्रुप के अगेंस्ट में लड़ना, श्रीलंका को सपोर्ट करना, ये यहाँ पर फोकस था। अब इसी चक्कर में ये सब किसके अंडर में हुआ था, राजीव गांधी जब PM थे। आप कहोगे PM थे मतलब क्या है, जब उनका असैसिनेशन हुआ तब PM नहीं थे क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जब उनका असैसिनेशन हुआ था तो वो उस समय प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन यहाँ पे वो एक तरीके से होता है ना इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए, वो इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए गए हुए थे, तो उसी कैंपेनिंग के टाइम पर ही यहाँ पर ये असैसिनेशन हो जाता है। तो ये असैसिनेशन करवाने वाला लिट्टे ग्रुप पीछे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो इसके पीछे और भी बहुत सारे आपको थ्योरीज देखने को मिल जाती है इंटरनेट पर, बट जो मेजर एक्सेप्टेड है वो आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाती है। यहाँ पे इसके बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आई होप आपको यहाँ पर इसके बारे में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक का रोल नहीं था, इस असैसिनेशन के पीछे लिट्टे ग्रुप हुआ। लिट्टे के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे मेंशन किए गए, जैसे यहाँ पे हेल्पर भी हैं, मुरुगान ये नाम है, ठीक है, मुरुगान की वाइफ हो गई, और भी बहुत सारे लोग हैं। धनु का नाम मैंने आपको बता ही दिया है, उसके बाद S नालिनी का नाम मैंने आपको बता दिया है। देन उसके बाद यहीं पर एक आते हैं पेरारीवालन, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया AG पेरारीवालन, इनका भी रोल यहाँ पर दिखाया गया। इनका रोल क्या दिखाया गया, जब ये पूरा का पूरा केस निकल कर आता है, जब यहाँ पे पूरी जांच चलती है, जब इन सबको पकड़ा जाता है, तो उसमें जब पेरारीवालन को पकड़ा जाता है तो पेरारीवालन ने क्या काम किया होता है। देखो पहली बात तो इनके थ्रू खुद कन्फेस किया जाता है, खुद बोला जाता है।
खुद कन्फेस क्या किया जाता है कि भाई इन्होंने क्या किया है, 9 वोल्ट की बैटरीज़ को ख़रीदा है। और वो जो बैटरीज खरीदी गई है वो बेल्ट में जो बॉम्ब बंधा था ना, तो जो सुसाइडर बॉम्ब है ना, उनके बेल्ट में जो बॉम्ब बंधा था, उस बॉम्ब के अंदर यहाँ पर बैटरीज का यूज़ किया गया था। तो इन्होंने क्या किया, 9 वोल्ट की जो बैटरीज़ है वो यहाँ पर 2 बैटरीज परचेज़ करी थी। अब देखो इसको लेकर बहुत सारी कहानी बनी हुई है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैं इसको पूरा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ट्विस्ट बचेगा ताकि लास्ट में आप इसको अच्छे से समझ पाओ। अभी यहाँ पर बोला जाता है कि इन्होंने 9 वोल्ट की बैटरीज़ को ख़रीदा, 2 बैटरीज़ को ख़रीदा, जिस बैटरी का इस्तेमाल किया गया था उस बॉम्ब के अंदर। इनके थ्रू खुद यहाँ पे कन्फेस किया गया, खुद बताया गया, तो इसी वजह से इनको भी अरेस्ट किया जाता है। साथ ही साथ में इनको मौत की सज़ा दी जाती है स्टार्टिंग में। हालांकि आज के टाइम पर फ्री कर दिया गया इनको। अब फ्री कैसे किया है मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग जो बॉम्बिंग होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो होता क्या है, ये सब मई की बात है, लगभग 21 मई के आसपास की बात है। 21 मई के दिन मैंने आपको बताया रात में 10:10, ये आपको टाइम पीरियड दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इतने टाइम पर ये बिल्कुल एक पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है, जिसके बाद जो राजीव गांधी जी हैं उनके आसपास में यहाँ पर जो भी कैंपेनिंग में लोग थे उन सब की डेथ हो जाती है। तो होता क्या यहाँ पर, पहले तो ये मद्रास पहुँचते हैं 8:30 बजे करीब, ठीक है, कैंपेनिंग करते हैं आंध्रा के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे इस प्रकार से कैंपेनिंग करते करते इलेक्शन जो कैंपेनिंग चलती है, एक इलेक्शन मीटिंग चलती है 9:15 पर। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक दूसरी मीटिंग चलती है, फिर दूसरी मीटिंग यहाँ पर चलती है लास्ट में यहाँ पर ये लगभग रात में 10:10 पर कहाँ पर होते हैं, श्री पेराम्बुदुरु के अंदर, जो कि चेन्नई में, ठीक है, यहाँ पर होते हैं। और यहीं पर ये एक्सप्लोजन बॉम्बिंग देखने को मिल जाती है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों ने यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ लिया आखिरकार क्या हो रहा है। क्योंकि देखो हर साल एक ना एक बार यहाँ पे राजीव गांधी असैसिनेशन को लेकर कुछ आर्टिकल्स कवर होते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल पे से कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब इसका इतिहास क्या रहा है थोड़ा सा ये समझो। 11 जून 1991 की बात है, यानी 1991 के अंदर ही ये पूरा असैसिनेशन हुआ था। मई के महीने में मैंने आपको बताया 21 मई का दिन था वो। लेकिन होता क्या है, उसके बाद में सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में 11 जून 1991 में सीबीआई यहाँ पे अरेस्ट करता है 19 साल के पेरारी वालन को। क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस आर्टिकल में बाकी सारे लोग की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एजी पेरारी वालन की। तो 19 साल के पेरारी वालन है, इनको सीबीआई अरेस्ट करता है। फिर 28 जनवरी 1998 की बात है, यानी 1991 से निकल कर गए 1998 में। अब यहाँ पे रोल आता है टाडा कोड का। अब ये टाडा क्या है मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। देखो यहाँ पे टाडा को हम लोग बोलते हैं टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। जो टेररिस्ट और डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकने के लिए यहाँ पर एक्ट काम करता है टाडा। अब होता क्या यहाँ पर, इस टाडा एक्ट के तहत यहाँ पे आप कह सकते हो उन्होंने बोला कि इन्होंने खुद यहाँ पे कन्फेशन किया था। इन्होंने खुद यहाँ पे बताया कि हाँ इस प्रकार से इनके थ्रू काम किया गया, ये बैटरीज़ खरीदी गई हैं, ये यहाँ पे सारी बातें बोली जाती हैं। वो सारी बैटरीज़ खरीदी गई जिन बैटरी का इस्तेमाल बॉम्ब के अंदर किया गया है, ठीक है। वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल कर आती है। लेकिन अभी थोड़ी देर और रुको, आपको और चीज़ें क्लियर होती हुई चली जाएंगी। लेकिन कहानी आगे आती है। 26 अगस्त 2011 आ जाता है। होता क्या है, यहाँ पे 3 लोगों को एक तरीके से मतलब कि मौत की सज़ा सुना दी जाती है, संथन, मुरुगन और उसके बाद यहाँ पर पेरारी वालन। ये उसके बाद 18 फरवरी 2014 को क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो इनको मतलब कि डेथ की सेंटेंस मिल चुकी होती है, यानी कि इनको जो मौत की सज़ा मिल चुकी होती है, उस मौत की सज़ा को कम्यूट कर देता है। कम्यूट मतलब रिड्यूस, यानी कम कर देता है। कम करके यहाँ पर इनको एक तरीके से आप कह सकते हो उम्र कैद की सज़ा दे देता है। तो यहाँ पर कम करके उम्र कैद की सज़ा इन लोगों को मिल जाती है। फिर ये कहानी और आगे बढ़ती है। 18 से 19 फरवरी 2014 में कहानी पहुंची। तमिलनाडु के कैबिनेट ने डिसाइड किया कि भाई इन सब लोगों को रिलीज़ कर दिया जाएगा, इन सभी लोगों को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 दिसंबर 2015 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर केंद्र सरकार से बोलता है कि आप डिसाइड करो कि इन लोगों को, ये जो कॉन्विक्ट हैं, जो ये दोषी साबित हुए हैं, इनको छोड़ना या नहीं छोड़ना, आप डिसाइड करो। उसके बाद में 14 नवंबर 2017 में क्या होता है, एक फॉर्मर सीबीआई ऑफिसर, यहाँ पे आप देख पाओगे क्या रूल था। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये जो हैदर है यहाँ पर, ये सीबीआई ने अरेस्ट किया था इनको, है ना, सीबीआई ने अरेस्ट किया था इधर इनको। अब ये 1991 में अरेस्ट किया गया था, लेकिन कहानी कहाँ तक आ चुकी है, ये 2017 तक कहानी आ चुकी है। तो 14 नवंबर 2017 में जो फॉर्मर सीबीआई ऑफिसर है, पहले वाले जो सीबीआई ऑफिसर हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, अब यहाँ से कहानी पलट जाती है। 2017 में इन्होंने बोला कि जो मैंने पहले उनको लेकर पूरी की पूरी शीट तैयार करी थी, उसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं, उसमें कुछ चेंजेस हो गए। इसका मतलब क्या है, उसमें चेंजेस ये हैं कि देखो यहाँ पे जब इनको अरेस्ट किया गया था तो ये बोला गया था कि पेरारी वालन ने 9 वोल्ट की 2 बैटरीज़ को ख़रीदा
और उन बैटरीज का यूज़ बॉम्ब में हुआ था। ठीक है, तो ये सारी बातें पेरारीवालन को पता थी, ऐसा यहाँ पर उस शीट के अंदर मेंशन था। लेकिन 2017 में जो सीबीआई के फॉर्मर ऑफिसर होते हैं, ये यहाँ पर बोलते हैं कि मुझसे यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, उसके अंदर कुछ चीज़ें बदल गई हैं। बदल ये गई हैं कि ये वाकई में 9 वोल्ट की बैटरीज तो खरीदी गई थी पेरारीवालन के थ्रू, लेकिन 9 वोल्ट की बैटरीज खरीदी गई और बॉम्ब के अंदर भी इस्तेमाल की गई थी, लेकिन ये बात पेरारीवालन को नहीं पता थी। ये यहाँ पर सीबीआई ने मेंशन किया कि ये बात पेरारीवालन को नहीं पता था कि वो बैटरीज का कहाँ पे यूज़ होना है, तो इस वजह से पेरारीवालन निर्दोष हैं। तो ये ही यहाँ पे मुद्दा, फिर उसके बाद ये अपनी ठोसनेस को पकड़ कर आगे बढ़ जाता है। आप देख पाओगे 2018 के अंदर 23 जनवरी 2018 में लगभग 3 जज का जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, वो यहाँ पर सेंटर को कुछ समय देता है कि भाई इनको रिलीज़ किया जाए। ठीक है, इनका तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, इनको पता नहीं था इसके बारे में। पता होता तो बिल्कुल यहाँ पर एक टेररिस्ट डेजिग्नेशन मिलता, फिर उसके बाद यहाँ पे सारी जो कार्रवाई है वो चलती है, लेकिन इनको पता नहीं था इसके बारे में। फिर उसके बाद 15 जून 2018 में क्या होता है, जो हमारी केंद्र सरकार है वो तमिलनाडु के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर देती है, मतलब इनको रिलीज़ नहीं किया जाता। यही काम चलता रहता है कि भाई इनका बार बार कभी रिकमेंडेशन मिल रहा है कि इनको रिलीज़ किया जाए, रिलीज़ नहीं भी किया जाता बहुत लंबे समय से, 2017 से 2022 तक, मतलब पता है कि हाँ इनका रोल नहीं है, लेकिन उसके बाद आप देख पाओगे इनको रिलीज़ अभी तक नहीं किया गया। तो जब रिलीज़ नहीं किया गया तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक रोल आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब फाइनली कल किया गया अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल कर लिया है। जो एक पावर मिलती है सुप्रीम कोर्ट को, उसका यूज़ किया, आर्टिकल 142 बोलते हैं उसको। अब आर्टिकल 142 क्या होता है आपको मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी भी एक बात बतानी यहाँ पे बाकी है, जो कि हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप देख पाओगे लगातार सजाएँ कम होती रही हैं। बहुत सारे लोगों की डेथ सेंटेंस को कम कर दिया है, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट पर लिया है। ये जो सज़ा कम करने का प्रावधान है, ये कहाँ पर मेंशन्ड है हमारे संविधान में, कहाँ पर है, सज़ा कैसे कम की जाती है, पार्डन की पावर्स किसके पास हैं, क्षमा देने की पावर्स किसके पास में। क्या फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि किसी को मौत की सज़ा दी गई है तो क्या उसको भी माफ़ किया जा सकता है? बिल्कुल माफ़ किया जा सकता है, लेकिन वो वाली जो पार्डन की पावर्स हैं ना, वो प्रेसिडेंट के पास में आती हैं, गवर्नर के पास में नहीं आती। लेकिन मैं आपको बता दूं, पार्डनिंग की पावर यानी कि किसी भी दोषी को क्षमा करने की शक्ति, वो जो पावर है वो 2 व्यक्ति के पास में है, एक प्रेसिडेंट जो कि हमारे सेंट्रल लेवल पर है और एक गवर्नर जो कि स्टेट के लेवल पर है। इन दोनों के पास में वो पार्डनिंग पावर्स आती हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको पार्डनिंग पावर्स के बारे में बता देता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पर इसके बारे में समझ सको, आप एग्जामिनेशन में इसका यूज़ कर सको। देखो एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल 72 बात करता है प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स के बारे में, कि प्रेसिडेंट के पास में यहाँ पर कौन कौन सी पावर्स है जिसके थ्रू यहाँ पे प्रेसिडेंट किसी कॉन्विक्ट को क्षमा कर सकते हैं। और आर्टिकल 161 बात करता है गवर्नर के पास जो पार्डनिंग पावर्स हैं उसके बारे में। लेकिन एक बात मैं आपको यहीं पे बता दूं, प्रेसिडेंट और गवर्नर के पार्डनिंग पावर्स के बीच में कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है उसको भी हम समझेंगे। यहाँ पे एक टेबल आप लोग देख पाओगे। अगर हम लोग प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट किसी को भी क्षमा कर सकता है, पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिट और कम्यूट। ये आपको 5 टर्म्स देखने को मिलती हैं। अब ये 5 टर्म्स का मतलब होता क्या है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। पार्डन का मतलब है भाई उसको कंप्लीटली फ्री कर देना। कंप्लीटली फ्री कर देना मतलब भाई अब उसका केस से नाम पूरी तरह से हट चुका है, ठीक है, हट चुका है। कि मान लो कोई आगे क्या, देखो आपको ही पता है कि कोई व्यक्ति है उसके ऊपर कोई भी यहाँ पे चार्ज वगैरह लग चुका है। अगर चार्ज वगैरह लग चुका है तो आगे उसको काफ़ी परेशानियाँ पड़ती हैं। कहीं मान लो कहीं भी वो जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस या कोई केस है, ठीक है, तो यहाँ पर वो नहीं भर सकता उसको, मतलब वो कंप्लीटली फ्री हो चुका है, उसके ऊपर कोई भी अभी इल्ज़ाम नहीं है। क्लियर हुआ? तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्डन, पूरी तरह से क्षमा कर देना। दूसरा था कम्यूटेशन, कम्यूट कर देना यानी कि पनिशमेंट को थोड़ा सा हल्का कर देना, जो सज़ा मिली है उसको थोड़ी सी कम कर देना, ये दूसरी टर्म है। तीसरी टर्म आती है रेमिशन। यहाँ पे कुछ जो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी इतने टाइम के लिए सज़ा दी गई है उस टाइम को कम कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रेस्पाइट। रेस्पाइट के अंदर यहाँ पर क्या होता है, जो ओरिजिनल यहाँ पे सज़ा मिली हुई है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ा सा कम, यहाँ पे लेसर सेंटेंस देना। तो मतलब देखो 5 टर्म्स का मेजर फोकस ये है कि सज़ा को कम कर देना। लेकिन ये जो लास्ट की जो आपको 4 देखने को मिल रही है 2 से लेकर 5 तक, इनका यही मकसद है कि भाई सज़ा को कम कर देना। जैसे कि यहाँ पर ये वाला लास्ट वाला है कि मान लो किसी को डेथ की सज़ा मिल गई है, किसी को मौत की सज़ा मिल चुकी है, तो उसके ऊपर रोक लगाने का काम करता है, उसको हम लोग रिप्रीव बोलते हैं। ये सारी पावर्स लास्ट की जो आपको 2 से लेकर 5 तक, ये लास्ट की 4 पावर्स दिख रही हैं, ये तो आपको प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास में देखने को मिलती हैं।
लेकिन जब हम लोग बात करते हैं पार्डन के पावर्स की, यानी क्षमा करने की पावर, कंप्लीटली किसी को फ्री करने की पावर जो मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? तो ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, आपके लक्ष्मीकांत के अंदर ये चीज़ें मेंशन्ड है। तो प्रेसिडेंट किसी भी व्यक्ति को पार्डन, रेप्रीव, रेस्पाइट, रेमिट, कम्यूट कर सकता है उसके पनिशमेंट को। क्लियर हुआ? जो भी जिस भी व्यक्ति को अगर पनिशमेंट मिला है सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे उसको क्षमा मिल सकती है अगर प्रेसिडेंट चाहे तो। और ऐसे यहाँ पर गवर्नर, अगर स्टेट लॉ के अगेंस्ट में, राज्य यहाँ पर जो भी कानून है उसके अगेंस्ट में किसी को सज़ा मिली है, तो गवर्नर के पास पावर है कि उस व्यक्ति को पार्डन, रेप्रीव, रेस्पाइट, रेमिट, कम्यूट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस भी आता है। डिफरेंस मैंने आपको बताया ना, डिफरेंस यहाँ पर क्या आता है कि जो डेथ सेंटेंस यानी कि मौत की सज़ा है, मौत की सज़ा को माफ़ करने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में। ही इज़ द ओनली अथॉरिटी टू पार्डन अ डेथ सेंटेंस। लेकिन गवर्नर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे गवर्नर उसको यहाँ पे एक तरीके से कम कर सकता है, लेकिन यहाँ पे उसको माफ़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि सज़ा को कम करने का प्रावधान यहाँ पे गवर्नर के पास में देखने को मिल जाएगा, लेकिन मौत की सज़ा को माफ़ करने का यहाँ पर कोई भी रोल गवर्नर का यहाँ पे नहीं है। क्लियर हुआ? उसके बाद में आए, देखो बहुत होते हैं जो मिलिट्री कोर्ट के थ्रू यहाँ पे कुछ पनिशमेंट दी जाती है, सेंटेंस दिया जाता है, तो उस मिलिट्री कोर्ट का जो पनिशमेंट और सेंटेंस है उसको भी यहाँ पे प्रेसिडेंट माफ़ कर सकता है, लेकिन ये वाली पावर अगेन गवर्नर के पास नहीं आती हैं। क्लियर हुआ? तो आई होप आगे पे आप लोग इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। एक एक चीज़ आपको क्लियर समझ में आ रही है? अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका है? ये केस हर साल एक ना तो एक बार चर्चा में आता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? अब होता क्या यहाँ पर, ये पूरा मुद्दा आप लोगों ने समझ लिया। बीच में यहाँ पर क्षमा दी जा रही थी बार बार, है ना सभी लोगों, तो मैंने आपको पार्टिंग पावर्स के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोला कि भाई जब आप लोग नहीं देखोगे इस मामले को, जब आप लोग इनको नहीं छोड़ोगे क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट खुद आएगा बीच में और सुप्रीम कोर्ट अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये किया भी, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सर समझते हैं आर्टिकल 142 आखिरकार क्या है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको आर्टिकल 142 के बारे में बताता हूँ। आर्टिकल 142 एक यूनिक पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, कि सुप्रीम कोर्ट उस मामले को लेकर एक कंप्लीट न्याय कर सके, कंप्लीट जस्टिस दे सके। जो मामला अटका पड़ा है लंबे समय से, ठीक है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है प्रॉपर, तो सुप्रीम कोर्ट जब उसको देखता है और सोचता है कि यहाँ पर इस पर कंप्लीट न्याय मिलना चाहिए, कंप्लीट जस्टिस मिलना चाहिए, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज़ करके एक कंप्लीट जस्टिस की तरफ बढ़ता है। यह हमारा आर्टिकल 142 कहता है। क्लियर हुआ? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी आर्टिकल का इस्तेमाल किया। हमारा संविधान आर्टिकल 142 के बारे में क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पे पावर्स हैं कि वो यहाँ पर उसको एक तरीके से एक डिक्री या फिर एक ऑर्डर दे सकता है और एक कंप्लीट जस्टिस कर सकता है किसी मैटर में जो कि लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है और उसमें एक जस्टिस की आवश्यकता है जो नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 को लाकर यूज़ कर सकता है। और ये जो भी ऑर्डर आएगा सुप्रीम कोर्ट का, ये एनफोर्सेबल होगा थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे भारत के अंदर यहाँ पर वो ऑर्डर माना जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी चीज़ का इस्तेमाल करके AG पेरीरावालन, ठीक है, पेरारीवालन इनका नाम है, इनको यहाँ पे अभी फ्री किया गया। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन इंपॉर्टेंट था समझना, एक एक बात समझना, क्योंकि ये इशू फिर आपको परेशान करता रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम पर इसको लेकर काफ़ी चर्चा होने वाली है। इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर ही समझा दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको अगर सब कुछ अच्छे समझ में आया तो वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा सकते हो। 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड के अंदर लाइक का बटन आप लोग दबा कर सपोर्ट कर सकते हो। टारगेट जो है 5K प्लस लाइक का, उसको अचीव करवा देना। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ ये है अगला आर्टिकल, बिल्कुल सेम पेज पर। एक और मज़ेदार चीज़ सीखने वाले हो, बहुत आसान शब्दों में। देखो मेरा काम है कि मैं आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान करके समझा दूँ, ठीक है। इस पूरे केस को यहाँ पर आप जब पढ़ोगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे समझने में, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं आपको उस चीज़ें आसान करके समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो अगली चीज़ है इसको भी बहुत आराम से समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे चर्चा की गई है इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। इथेनॉल जो ब्लेंडिंग है इसको हम लोग पेट्रोल में कर रहे हैं। पेट्रोल के अंदर कुछ इथेनॉल को मिलाया जाएगा। अब इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाएंगे तो पेट्रोल की कम आवश्यकता पड़ेगी, है ना। मान लो यहाँ पर पहले 1000 लीटर पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे थे, एग्जाम्पल एज्यूम कर लो। अब क्या हुआ, उसमें हमें 500 लीटर इथेनॉल मिलाना है, तो 500 लीटर ही पेट्रोल लगेगा, है ना। 500 लीटर पेट्रोल लगेगा, 500 लीटर इथेनॉल मिलेगा, बना दिया 1000 लीटर हमने, और उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे थे वैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 500 लीटर पेट्रोल तो बचा ना,
अब वो बचा तो हम खरीदेंगे नहीं दुनिया भर से, क्योंकि पेट्रोल हम लोग खरीदते हैं 85% तक भारत इंपोर्ट कर रहा है पेट्रोल को। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको खरीदेंगे नहीं, तो जो एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, है ना। यानी कि हम लोग बाहर से तेल थोड़ा सा कम खरीदेंगे अगर हम लोग इस इथेनॉल के मामले में थोड़े से और स्ट्रॉन्गर हो गए तो वो सब समझेंगे क्या इसके, आप समझोगे यार ये तो बेहतरीन तरीका है, इसका एक फ़ायदा नज़र आ रहा है। फ़ायदा भी है, इसका नुकसान भी। नुकसान क्या हो सकता है आगे मैं आपको बताऊंगा। जो ये इथेनॉल ब्लेंडिंग है पेट्रोल के अंदर में, इसको आने वाले 3 सालों के अंदर 20% तक करने वाले हैं, यानी पेट्रोल के अंदर 20% तक इथेनॉल मिलाया जाएगा। ये हमारा टारगेट बहुत पहले का था। आपको पता होगा हमने एक टारगेट रखा था अपने नेशनल पॉलिसी बायोफ्यूल के अंदर, ये 2018 के अंदर पॉलिसी लाई गई थी। फोकस ये था कि सर हम लोग 2030 तक क्या करने वाले हैं, पेट्रोल के अंदर में 20% इथेनॉल मिलाने वाले हैं। लेकिन हुआ क्या, इसको थोड़ा सा जल्दी अचीव करने के ऊपर हमने फोकस किया। हमने कहा कि हम लोग यार 2025 तक ये काम करके दिखाएंगे, तो 2025 तक ये 20% इथेनॉल मिलाना है। और ये जो प्रॉपर ये जो चीज़ें ये इफेक्टिव होने वाली हैं 1 अप्रैल 2023 से। तो यहाँ पर आप आने वाले 3 सालों के अंदर आप कह सकते हो कि बचे 3 साल हैं हमारे, तो 3 सालों के अंदर ये जो इथेनॉल है इसको 20% तक हमें लेकर आना है, ठीक है। 20% तक इथेनॉल हमें ब्लेंड करना है पेट्रोल के अंदर में, ये हमारा मेजर फोकस है। फिर उसके बाद बताया कि इसका फ़ायदा क्या होगा, ठीक है, इससे क्या क्या हम लोग को बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, व्हीकल्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो बातें बताई गई हैं। वो सब एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा कुछ पिक्चर्स के माध्यम से। पिक्चर से कवर करेंगे तो एक क्लैरिटी मिलेगी। देखो पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, आपने इस आर्टिकल को पढ़ा, इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में समझा। अब पहला क्वेश्चन तो दिमाग में ये आएगा, सर ये इथेनॉल ब्लेंडिंग होती क्या है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक मामला पूरा का पूरा बेकार है ना, क्योंकि मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बनना है वो यहाँ पर इससे ही बनना है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर थोड़ी सी और डिटेल्ड, जैसे मैंने आपको ये असैसिनेशन वाला केस समझाया था, और डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब के ऊपर। सिंपली आप लोग टाइप करना सर्च बॉक्स में इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय दीपक यादव, आपको इस सामने वो वीडियो निकल कर आएगा, आप उसको देख सकते हो आराम से बैठकर, थोड़ी फुर्सत से। बहुत सारी चीज़ आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, जो कि देखनी भी चाहिए। आगे वही ना मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोग इसको भी सुनते हुए चलना। इथेनॉल ब्लेंडिंग की जब बात करते हैं तो पहली चीज़ हमें समझना होगा इथेनॉल है क्या। तो इथेनॉल यहाँ पर एक आपको वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ बायोफ्यूल देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे अभी तो इथेनॉल ही समझ में नहीं आ रहा था, बायोफ्यूल क्या आ गया। बायोफ्यूल क्या होता है तो इसको समझते हैं। देखो बायोफ्यूल यहाँ पर हम लोग एक ऐसा फ्यूल है जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं डीजल के अंदर, पेट्रोल के अंदर, ठीक है, इस चीज़ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर डीजल पेट्रोल की जगह पर इनको रिप्लेस कर भी हम लोग बायोफ्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोफ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी, हीट वगैरह जनरेट की जा सकती है। बायोफ्यूल क्या है भाई, तो यहाँ पर आपको बायोफ्यूल के 3 प्रकार देखने को मिलेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म में होता है। सॉलिड यानी लकड़ी होगी, लकड़ी को जलाकर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, या ड्राइड प्लांट मटेरियल, या कोई पेड़ है वो सूख चुका है उसको जलाकर हम लोग एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, या मैन्योर हो गया, ठीक है, हमारी खाद वगैरह हो गई। उसके बाद लिक्विड के अंदर बात करें तो बायो इथेनॉल और बायोडीजल आता है। गैस की बात करें तो बायोगैस आती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, इनको हम लोग बायोफ्यूल बोलते हैं। और बायोफ्यूल जो होता है इसके अपने आप में खुद 4 जनरेशन्स होती हैं, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चन बना है मेरे हिसाब से बायोफ्यूल को लेकर, आप एक बार सर्च करना, इसको लेकर एक क्वेश्चन बना है। तो हम लोग बात करें जनरेशन की, तो यहाँ पे 4 जनरेशन देखने को मिलती है। जो फर्स्ट जनरेशन है बायोफ्यूल की वो ये बोलता है, जो पहली जनरेशन वाला बायोफ्यूल होता है इसके अंदर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, ये एडिबल आइटम से बनता है, शुगर, कॉर्न, स्टार्च। जो हमारा इथेनॉल है वो भी यहाँ पर इसी से बनता है ना। इथेनॉल क्या है, हम लोग यहाँ पर इसी से बनाते हैं। कॉर्न हो गया, ठीक है, जो हमारा एडिबल आइटम से खाने वाली चीज़ है, इनसे यहाँ पे हम लोग इथेनॉल को बनाते हैं। शुगर, कॉर्न, स्टार्च, इन चीज़ों से यहाँ पर आप कह सकते हो ये पहली जनरेशन का बायोफ्यूल कहलाता है। जो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल होता है इसमें ग्रीन हाउस गैस कंटेंट जो है थोड़ा सा कम होता है पहले के कंपैरिजन, मतलब पहले वाला पोल्यूशन भी करता है, दूसरा वाला पोल्यूशन जो है वो पहले के कंपैरिजन में कम करता है। दूसरा वाला क्या हो सकता है, तो इसके अंदर आप कह सकते हो राइस हस्क हो गया, वुड चिप्स हो गए, यानी कि जो लकड़ी हो गई है ना, उसके यहाँ पे कुछ यहाँ पर जो चूरा वगैरह हो गया उसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में थर्ड जनरेशन के अंदर जो बायोफ्यूल होता है ये कार्बन न्यूट्रल होता है, इसमें बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं निकलता। होता क्या है ये, तो ये अलगाई यानी कि जो काई होती है ना उसका यूज़ किया जाता है। जो काई जम जाती है उसके अंदर भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं हम लोगों को। फिर उसका जो फोर्थ जनरेशन का बायोफ्यूल होता है ये जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप से निकाला जाता है, यानी कि एक ऐसी फसल जिसके अंदर हम लोगों ने जिसके जीन्स के अंदर कुछ चेंजेस करे हैं, मॉडिफिकेशन किया है, उसके बाद हम लोग को एक क्रॉप मिला है, तो उससे हम लोग इस बायोफ्यूल को जनरेट करते हैं। और वो कार्बन नेगेटिव होता है, मतलब वो पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं करता, इनफैक्ट पॉल्यूशन कम करने में मदद करता है। तो ये आपको 4 जनरेशन के बायोफ्यूल्स नज़र आते हैं। क्लियर हो गया। तो इथेनॉल भी यहाँ पर एक बायोफ्यूल है।
जो कि नेचुरली हम प्रोड्यूस करते हैं किससे, शुगर से, क्योंकि मैंने आपको बताया जो शुगर है वो आपको फर्स्ट जनरेशन का बायोफ्यूल देखने को मिल जाता है ना। तो शुगर यानी जो चीनी है उससे हम लोग यहाँ पर इथेनॉल को बनाते हैं। तो आप कहोगे जो सफ़ेद वाली चीनी होती है वो नहीं, जैसे शुगर केन, गन्ना हो गया, गन्ने के अंदर शुगर की मात्रा है ना। शुगर की अलग अलग फॉर्म होती हैं, सुक्रोज, फ्रक्टोज, यानी जो फ्रूट से पाया जाता है जो मिठास होती है फ्रक्टोज होता है। तो शुगर की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, तो इन्हीं फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे गन्ने के अंदर शुगर जो प्रेजेंट है, मिठास जो है गन्ने के अंदर, उसी शुगर का यूज़ किया जाएगा, उसके अंदर फर्मेंटेशन किया जाएगा। फर्मेंटेशन क्या होता है आगे आपको बताऊंगा। तो इसको करने के बाद में हमारे पास एक इथेनॉल मिलता है। क्लियर हुआ। अब इथेनॉल मिल गया हमें, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ब्लेंड करते हैं। इथेनॉल से एनर्जी जनरेट की जा सकती है, तो इथेनॉल को हम लोग क्या करते हैं, ऑयल के अंदर, अपने पेट्रोल के अंदर ब्लेंड कर सकते हैं, उसको मिला सकते हैं, जिससे पेट्रोल की खपत कम लगे, पेट्रोल का जो यूज़ है वो थोड़ा सा कम हो सके। अब इसी के लिए हमने क्या किया, ब्लेंडिंग टारगेट लेकर चल रहे हैं हम लोग। पहले हमने डिसाइड किया था कि साल 2030 तक हम लोग इथेनॉल को 20% तक मिला देंगे पेट्रोल में। फिर हमने इसी टारगेट को थोड़ा जल्दी अचीव करने के ऊपर फोकस किया। भाई 2030 तक नहीं करेंगे, 2025 तक ये काम करके दिखाएंगे। अभी 3 साल के अंदर अंदर हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, ये टारगेट को अचीव करना है। उसी को लेकर ये न्यूज़ कवर की गई है। अब बात करते हैं इथेनॉल का प्रोडक्शन करते कैसे हैं, और इथेनॉल यहाँ पे कैसे पहुँचेगा पेट्रोल पंप तक, पेट्रोल पंप तक नहीं मतलब कि स्टेशन तक कैसे पहुँचेगा, और वहाँ से आपकी गाड़ी के अंदर कैसे भरा जा सकता है। तो इथेनॉल को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए गन्ना। शुगर से भी बन सकता है, मक्का जो होता है कॉर्न, उससे ही बन सकता है। बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, उससे इथेनॉल बनाया जा सकता है। ठीक है। अब जो शुगर केन है, शुगर के अंदर करते हैं हम लोग फर्मेंटेशन। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या है, फर्मेंटेशन। लोग समझाते नहीं फर्मेंटेशन होता क्या है। देखो फर्मेंटेशन यहाँ पर एक तरीके से इसको हम लोग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो शुगर की फॉर्म है, शुगर की फॉर्म ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सारी शुगर ही हैं। इन शुगर को हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं सेलुलर एनर्जी के अंदर। तो मतलब इन शुगर को ही कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी के अंदर में, उसी को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो शुगर केन हुआ, शुगर के केन के अंदर में जो शुगर की फॉर्म है उसको हम लोगों ने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया तो उसमें गंदगी भी बहुत है, बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगले स्टेप में उसको प्योरीफाई करना होगा। प्योरीफाई करेंगे, जिसमें से गंदगी अलग कर देंगे, इथेनॉल को अलग निकाल लेंगे। प्योरीफिकेशन हो गया, हमारे पास एक प्रॉपर इथेनॉल मिल गया। अब इथेनॉल मिल गया तो भैया उसको पेट्रोल में डालना है, डीजल में डालना है, अपने हिसाब से डिसाइड करो। पेट्रोल लो और उसके अंदर यहाँ पर इतना इथेनॉल मिला दो। ब्लेंडिंग मतलब मिला देना, ब्लेंडिंग कर दी। ब्लेंडिंग कर दिया, अब इसको पहुँचा दो भाई पेट्रोल स्टेशन तक, जहाँ से भी यहाँ पे आपको देना है इथेनॉल, वहाँ से आप लोग क्या करो, ये इसको पहुँचा दो। ठीक है। तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन करो, ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद में पेट्रोल स्टेशन तक ये पहुंच जाएगा। तो ये होता है हमारा पूरा का पूरा इथेनॉल मेकिंग का प्रोसेस। अब इथेनॉल को हम लोग कैसे बनाते हैं, कॉर्न का इस्तेमाल करके, यानी कि मक्के का इस्तेमाल करते। तो पहले इसको ग्राइंड कर लिया, पूरी तरह से पीस लिया, इसमें पानी डाला, ठीक है, कुक किया इसको। फिर यहाँ पर क्या हुआ, इसका जो स्टार्च है उसको शुगर में तोड़ा, फिर शुगर को हमने इथेनॉल में कन्वर्ट किया। फिर यहाँ पे अगला प्रोसेस जैसा कि हम लोगों ने पहले किया वो सब हो जाता है। क्लियर हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, इतना कुछ करने की आवश्यकता क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस इसका यही है कि भाई पेट्रोल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो हमारी कम हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पर इंडिया जो है वो 85% तक अपनी जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो बाहर से मंगा के कर रहा है। हम लोग विदेशों से तेल मंगा रहे हैं और उसके बाद यूज़ कर रहे हैं। अब जितना तेल मंगा रहे हैं, अगर हम लोग इथेनॉल थोड़ा सा ज़्यादा ब्लेंड करने लगेंगे, कैपेसिटी हमारी इंक्रीज़ होती रहेगी, तो हमारा फोकस ये हो जाएगा कि हम लोग बाहर से जो तेल आज के टाइम पर मंगा रहे हैं उसके कंपैरिजन बहुत कम मंगाया करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज़रूरत आज के टाइम पर पड़ रही है आने वाले टाइम पर ही पड़ेगी, लेकिन थोड़े कम तेल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें हम लोग अलग से इथेनॉल को मिला देंगे, उसके बाद हम लोग उसको ज़्यादा करके यूज़ कर लेंगे। तो जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, और जो वो डिपेंडेंसी कम होगी ना तो बहुत सारा पैसा हमें देके जाएगी, हमारा पैसा बचा कर जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, हम तेल खरीदेंगे तो बदले में पैसा भी तो देते हैं, तो वो सारा पैसा हमारा बच जाएगा। तो मनी भी यहाँ पर सेव होता नजर आएगा। इंडिया का जो नेट इम्पोर्ट है पेट्रोल का, वो आप लोग देख पाओगे साल 2020-21 के अंदर वो 185 मिलियन टन्स का था। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। तो 185 मिलियन टन तक का पेट्रोल हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, मंगाया, और वो कितने रुपए तक का था, वो था 551 बिलियन यूएस डॉलर्स का। अब ये बोला जा रहा है कि जो प्रोग्राम है E20 प्रोग्राम, इथेनॉल 20 प्रोग्राम मतलब 20% तक मिलाने का जो प्रोग्राम है, इससे हम लोग लगभग $4 बिलियन हर साल बचा सकते हैं। इतना पैसा हम लोग बचा सकते हैं। और तीसरा एक और इम्पोर्टेंस ये है कि भाई पोल्यूशन कम होगा। पेट्रोल को जलाने पर थोड़ा ज़्यादा पोल्यूशन निकल रहा है, अब वहाँ पे पेट्रोल कम है, इथेनॉल है
है ना। तो दोनों चीज़ें मिक्स हैं, तो जो पोल्यूशन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। तो ये तो होगा इसका इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं कि भैया इसका इंपॉर्टेंस है तो कुछ दिक्कत है क्या इसके अंदर? प्रोसेस तो अच्छा लग रहा है। तो देखो अच्छा तो है, लेकिन हाँ इसमें कुछ दिक्कत भी हो सकती हैं। इश्यूज़ क्या हैं? सबसे पहला इशू भुखमरी यानी रिस्क ऑफ हंगर बढ़ सकता है। आपको भुखमरी का इससे क्या लेना देना? इससे लेना देना यह है कि मैंने आपको बताया जो खाने पीने की चीज़ें वो यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही हैं, है ना। अब खाने पीने की चीज़ें इसमें इस्तेमाल करेंगे और आने वाले टाइम पर हमारा फोकस है कि इथेनॉल की सप्लाई को इंक्रीज़ करें, इथेनॉल को बढ़ाएं। तो हम लोग ज़्यादा अपने एडिबल आइटम्स का इस्तेमाल करेंगे इथेनॉल को प्रोड्यूस करने में। तो इससे क्या होगा? खाने का वहाँ पर यूज़ ज़्यादा हो रहा होगा, है ना। तो इससे क्या होगा? इधर शॉर्टेज पड़ जाएगा, तो जो रिस्क ऑफ हंगर है, जो भुखमरी का रिस्क है वो बढ़ जाएगा। और इंडिया ऑलरेडी जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2021 का है उसमें बहुत पीछे है। 116 कंट्रीज़ में से भारत की रैंक 101 आपको देखने को मिलती है साल 2021 के वर्ल्ड हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में। ध्यान रखना इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, ये सिनेरियो आप रिलेट कर सकते हो इंडोनेशिया के ऑयल क्राइसिस से। इंडोनेशिया के अंदर क्या हुआ, इन्होंने भी अपने पेट्रोल के अंदर उस पाम ऑयल को ब्लेंड करने की कोशिश करी और वो जो ब्लेंडिंग है उसकी कैपेसिटी को भरपूर मात्रा में बढ़ा दिया। बहुत सारा तेल ब्लेंड करने लगे पेट्रोल में। अब जब ब्लेंड करने लगे तो शॉर्टेज हो गया। इनफैक्ट क्राइसिस इतना ज़्यादा हो गया कि इंडोनेशिया में खुद तेल की कमी पड़ गई, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है पाम ऑयल का। तो आप लोग इससे रिलेट कर सकते हो, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल सकता है फूड के साथ में। तो ये इसको लेकर एक इशू क्रिएट हो जाता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब यार पहले तो हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन को कवर करते हैं कि एडिटोरियल्स कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट डिस्कस करने के लिए। तो पहला एडिटोरियल डिलिमिटेशन के बारे में चर्चा करता है। हमने इतनी बार पढ़ रखा है, बवाल मचा रखा है डिलिमिटेशन को लेकर, आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, पिक्चर्स के थ्रू काफ़ी बार समझाया है। एक बार और कवर कर लेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको अलग से दे दूंगा, ठीक है। डिलिमिटेशन के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर उसके बाद ये वाला एडिटोरियल, ये पेरारी वालन को लेकर चर्चा करता है और इस पे तो मैंने पूरी कहानी बता दी आपको आधे घंटे की, बिल्कुल फ्रंट पेज पर, ठीक है। कि राजीव गांधी असैसिनेशन केस क्या था उसके बारे में एडिटोरियल कवर किया गया है ना। 9 वोल्ट्स की बैटरी वाला केस, ठीक है। वो सारी बातें आपको पता दी है मैंने, तो वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद यहाँ पे पार्डनिंग पावर्स के बारे में मेंशन किया गया, ठीक है। गवर्नर के पास आर्टिकल 161 के अंदर है, प्रेसिडेंट के पास में आर्टिकल 172 के अंदर पार्डनिंग पावर्स है, और सुप्रीम कोर्ट के पास 142 में कौन सी पावर्स है, वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपको दे दी गई है। तो आप लोग इसके ऊपर फोकस दोबारा ना करना। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल आज का आर्टिकल ऑफ द डे है। आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल थोड़ा जल्दबाजी में बनाया गया। इनफैक्ट बहुत पहले का, यानी पिछले साल का वो थंबनेल पड़ा हुआ था मेरे दूसरे वाले मोबाइल फ़ोन में, तो मैंने फटाफट यहाँ पे उसको एडिट किया। उसके बाद यहाँ पे देखो टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इस चक्कर में यहाँ पर इसी को चूज़ किया। अब उसी टॉपिक पे ऊपर है। देखो हो क्या रहा है ना, बहुत सारे केसेस हैं उनको पलटा जा रहा है। यूएस का एक केस है रो वर्सेस वेड। अब रो वर्सेस वेड के बारे में भी अगर आपको जानना है, बहुत डिटेल से जानना है कि आखिरकार क्या हुआ था इस केस के अंदर, तो उसके बारे में एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग चाहो तो यूट्यूब पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना रो वर्सेस वेड बाय दीपक यादव एजुकेशन। रो वर्सेस वेड टाइप करना है, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप फुर्सत से उसको देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कुछ, यहाँ पे आपको अच्छे से यहाँ पे बता दूंगा ये इन्फॉर्मेशन क्या थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यूएस के सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यों बवाल मच रहा है। यूएस में बहुत ज़्यादा बवाल मच रहा है आज के टाइम पर इस केस को लेकर, ठीक है। तो ऑथर ये मेंशन करते हैं जैसे ये केस है बदल रहा है सुप्रीम कोर्ट, वैसे और भी केस के ऊपर ये चीज़ें बदली जा सकती हैं। तो अभी क्या है, आने वाले टाइम पर सेम सेक्स के ऊपर ये कानून लिया जा सकता है। सेम सेक्स, लेस्बियन, ठीक है, जो गे हैं उनको लेकर यहाँ पर चीज़ें बदली जा सकती हैं, उनके राइट्स को छीना जा सकता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, वो यहाँ पे आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर और क्या एडिटोरियल है, यहाँ पर रशिया यूक्रेन को लेकर चर्चा की जा रही है। भाई आप इसको मत पढ़ना बिल्कुल भी, बहुत चीज़ें पढ़ चुके हो, तो अभी यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो को फोकस उन्हीं चीज़ों के ऊपर करो जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करे, रेलिवेंट हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर एक आर्टिकल है पैन इंडिया सिनेमा को लेकर, KGF, RRR और पुष्पा, ये जो पिक्चर्स इन्होंने यहाँ पर पूरी चीज़ें बदल दी हैं। ये तीन पिक्चर ब्लॉकबस्टर निकली हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है। तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो, आपको ये हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पे आता है ये वाला आर्टिकल, ठीक है। अब इस वाले आर्टिकल में चर्चा की जा रही है कि जो PhD प्रोफेसर्स हैं, क्या हम उनको रिप्लेस करके प्रैक्टिशनर वर्कर्स को रख सकते हैं। जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो हमारे प्रैक्टिशनर्स होते हैं, क्या उनको रख सकते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पर देखो मुद्दा ये है ना, ऑथर ने एक टॉपिक ये चूज़ किया है कि जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, केंद्र सरकार की जो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आज के टाइम पर फैकल्टीज़ की
बहुत बड़ा शॉर्टेज देखने को मिलेगा। क्वालिफाइड फैकल्टीज़ का शॉर्टेज है। लगभग 10,000 टीचिंग पोस्ट खाली पड़ी थी दिसंबर 2021 तक। अभी 5 महीने और निकल चुके हैं, टीचिंग पोस्ट और भी बड़ी भी होंगी। अब वो जो वैकेंसी खाली है उसके लिए पीएचडी वाले प्रोफेसर्स चाहिए। अब पीएचडी वाले प्रोफेसर्स ऑलरेडी बहुत कम हैं, तो क्या पीएचडी प्रोफेसर्स की जगह पर जो प्रैक्टिस में लोग हैं उनको हम लोग हायर कर सकते हैं? वो यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, आखिरकार क्या क्या ऑथर यहाँ पर बोलना चाहते हैं। क्लियर हुआ? चलो अब पहले तो हम लोग इस वाले एडिटोरियल को कवर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ, हमारे एडिटोरियल के बाद में टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट भी आता है, तो टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पर आज एक ज़बरदस्त आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो यह है इंडियाज़ वल्नरेबिलिटी टू ड्राफ्ट। एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है, आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, खासकर जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट के अंदर। तो इस रिपोर्ट की भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन प्रोडक्टिव होगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें रेलिवेंट होती हैं। देखो यार, इसको लेकर बहुत सारे इश्यूज़ भी आते हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेकिन यार आप ये भी तो देखो कि आपको बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। आप दूसरे वीडियोस से भी कंपेयर कर लो, जितने वीडियोस हैं आप उनसे कंपेयर कर लिया करो थोड़ा सा। आपको जहाँ पर भी बेनिफिट मिलता है आप उसको वॉच करो, जहाँ से आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही है। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आप उसको देखो जहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है। मुद्दा ये है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? आपको अच्छे से चीज़ें आसान शब्दों में समझ में आनी चाहिए ताकि आप लोग लिख सको, आपको बेनिफिट मिले उस चीज़ का, कहीं से भी मिले, नो मैटर। आप लोग यहाँ पर आराम से उसको वहीं से पढ़ो, ठीक है? आगे आते हैं, अपने केस कोर्स वाले देखते हैं। देखो हुआ क्या है, एक एक करके समझते हैं। पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आपको स्क्रीन पर नीचे की साइड में दिख रहा होगा। मैं आपको लेकर चलता हूँ यूएस के एक पुराने वाले केस पर, यूएस रो वर्सेस वेड केस 1973। 1973 में एक केस होता है। यह आर्टिकल आप लोग हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट कर पाओगे। अभी वो केस बताऊंगा, लेकिन उस केस से पहले आप समझो ये चर्चा में क्यों आया, यह यहाँ पर एडिटोरियल क्यों लिखा गया ऑथर के थ्रू। एडिटोरियल ऑथर ने इसलिए लिखा क्योंकि रिसेंट डेज में यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक डिसीजन ले रहा था अपने सुप्रीम कोर्ट में बैठकर। जैसे भारत का सुप्रीम कोर्ट है वैसे यूएस का अपना सुप्रीम कोर्ट है। ये लोग यहाँ पे कुछ मुद्दे के ऊपर डिसीजन ले रहे थे, कुछ डिसाइड कर रहे थे। डिसाइड ये कर रहे थे कि जो 1973 का रो वर्सेस वेड केस है, रो वर्सेस वेड केस वो केस है जिसने अबॉर्शन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया, यानी कि कोई भी महिला अबॉर्शन करवा सकती है, उसका वो संवैधानिक अधिकार है। तो ये राइट दिया था कि आप अबॉर्शन करवा सकते हो। तो यूएस के सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, रिसेंट डेज में इन्होंने इसको पलटने की कोशिश के ऊपर चर्चा की है कि भाई यहाँ पे इसको बदलेंगे, यानी अबॉर्शन को यहाँ पे हम लोग एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं देखने वाले, अबॉर्शन को बैन कर देंगे। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फोकस रहा, ये सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड कर रहा था। अब होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही ये सारी बात चल रही होती है, किसी को बाहर पता नहीं होता है, लेकिन अचानक से एक पॉलिटिकल जर्नलिज्म कंपनी होती है जिसका नाम है पॉलिटिको। अभी जो कंपनी है ये सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को लीक कर देती है बाहर। अब बाहर जनता में जैसी ये बात फैली, बवाल मच गया। बवाल ये मच गया, लोग सुप्रीम कोर्ट के पास खड़े होकर प्रोटेस्ट करने लगे वहाँ पर कि देखो ये जो अबॉर्शन है ये एक लीगल राइट होना चाहिए, एक राइट होना चाहिए। आप यहाँ पे इस प्रकार से बदल नहीं सकते, आप हमारे ऊपर ये चीज़ें थोप नहीं सकते। विमेन है, विमेन के पास देखो अबॉर्शन जो भी वो करवाना है विमेन को, बच्चा पालना विमेन को, तो ये चीज़ें विमेन के ऊपर छोड़नी चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे। तो यही यहाँ पर मुद्दा है जिसको लेकर ये आर्टिकल ऑथर ने लिखा है। ऑथर भी यहाँ पर ये मेंशन कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट आज ये बदल रहा है, कल कुछ और बदल देगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसमें हुआ क्या था, थोड़ा सा मैं आपको इस केस के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ऑथर ने यहाँ पे 4 से 5 के पैराग्राफ में इस पूरे केस को ही समझाया कि केस में आखिरकार क्या हुआ था। तो मैं आपको वही बता देता हूँ ताकि आप लोग को उस पर भी क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है? इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े कि ये क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। देखो 1973 के अंदर एक लैंडमार्क रो वर्सेस वेड जजमेंट आता है। ये जो रो वर्सेस वेड जजमेंट है, यहाँ पे जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट है वो बोल देता है कि अबॉर्शन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक संवैधानिक हक है, आप यहाँ पे अबॉर्शन करवा सकते हो, ये बोला जाता है। अब इस केस में जब यूएस ने क्या किया, अबॉर्शन को एक राइट बोल दिया, और बाकी उस समय पर काफ़ी सारे कानून हुआ करते थे जो कि अबॉर्शन को एक तरीके से इलीगल बोला करते थे, उन सारे कानून को स्ट्रक डाउन कर दिया, उन सबको हटा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से अबॉर्शन को एक लीगल राइट बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक संवैधानिक हक है, ठीक है, आप अबॉर्शन करवा सकते हो। कब तक, यहाँ पे मान लो कि एक वेमेन है जिसके वॉम में बेबी बनना स्टार्ट हुआ, 28 वीक्स तक यहाँ पर स्टार्ट होता है, 28 वीक्स तक जो है 28 सप्ताह तक यहाँ पे अबॉर्शन करवाया जा सकता है। ये सारी चर्चा रो वर्सेस वेड केस के अंदर होती है। अब इसी अबॉर्शन को लेकर एक डिबेट छिड़ जाती है। डिबेट ये छिड़ती है, एक कंट्रोवर्सी ये छिड़ती है
कि भाई काफ़ी सारे लोग तो इसके प्रो में होते हैं, काफ़ी सारे लोग अगेंस्ट, मतलब काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि आप बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही स्टेप है, ये वेमेन की चॉइस होनी चाहिए, वेमेन को यहाँ पर टर्मिनेट करवानी है प्रेगनेंसी या नहीं, वो सब वेमेन की चॉइस होनी चाहिए। इसके अपोजिशन में यहाँ पर कुछ लोग हैं, लोगों का कहना यह है कि भाई यहाँ पर जो फीटस यानी कि जो बच्चा बन रहा है वॉम्ब के अंदर मदर के, ठीक है, वो भी यहाँ पर एक ह्यूमन पर्सन है, उसको एक लीगल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर मतलब मैंने आपको बताया ना, एक तरफ यहाँ पे सपोर्टर भी हैं, एक तरफ यहाँ पे इसके ओपोजिशन वाले लोग भी हैं। कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं इस केस को, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो क्या हुआ, प्रेजेंट सिनेरियो ने सब कुछ बदल के रख दिया। मिसिसिपी जो कि आपको एक जगह देखने को मिलेगी, तो मिसिसिपी ने क्या किया, एबॉर्शन को लेकर कुछ कानून लेकर आ गया, ठीक है। साल 2018 में जो स्टेट ऑफ मिसिसिपी है, इन्होंने क्या किया, एबॉर्शन को अपने यहाँ पर बैन कर दिया। इन्होंने बोला 15 सप्ताह तक आप एबॉर्शन करवा सकते हो, मतलब एक स्टार्टिंग हुई, ठीक है, प्रेगनेंसी का स्टेज का स्टार्टिंग हुआ, 15 सप्ताह तक एबॉर्शन करवा सकते हो, लेकिन 15 सप्ताह के बाद में वो एबॉर्शन नहीं करवा सकते। ये यहाँ पर मिसिसिपी ने डायरेक्टली 1973 का जो यूएस का वो जजमेंट था उसको चैलेंज दिया कि भाई एबॉर्शन यहाँ पे बैन कर दिया जाएगा। और ये तो 2018 में मिसिसिपी ने किया। अब 2019 में मिसिसिपी ने एक और लॉ लेकर आ गया। वो लॉ क्या था, हार्ट बीट अबॉर्शन लॉ। हार्ट बीट अबॉर्शन लॉ आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या है, इन्होंने ये बोला कि मान लो कोई महिला अबॉर्शन करवाने जाती है। अब जब अबॉर्शन करवाने जाती हैं, अगर जो डॉक्टर है वो उस बच्चे का, यानी जो पेट में बच्चा बन रहा है उसका अगर कार्डियक एक्टिविटी यानी कि हार्ट अगर उसका यहाँ पे वर्क कर रहा है, उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है, तो भी अबॉर्शन नहीं करवाया जाएगा। तो ये हार्ट बीट अबॉर्शन लॉ लेकर आया गया। तो बेसिकली अबॉर्शन को बैन करने के ऊपर मिसिसिपी ने फोकस किया, और इसी के बाद में यूएस ने भी फोकस किया। यूएस ने भी यहाँ पे बोला चलो यार हम भी यहाँ पर क्या करते हैं, इस चीज़ को बदलते हैं, ठीक है। जो एक तरीके से यहाँ पे अबॉर्शन है, इसको एक तरीके से अभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोला गया है, इसको बदल देते हैं, अबॉर्शन के ऊपर हम भी कुछ कानून लेकर आते हैं। तो आप देख पाओगे मिसिसिपी के बारे में चर्चा यहाँ पे ऑथर ने खुद करी है, जैसा आप लोग आर्टिकल में देख पा रहे होंगे। क्लियर हुआ? तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी है। तो यही सारा मुद्दा देखने को मिला है। अब एक क्वेश्चन और आता है, देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता दूँ, ये तो हमने समझ लिया पूरा का पूरा केस की क्या क्या देखने को मिल रहा है। अब भारत के अंदर से अगर हम इसको रिलेट करें, यानी कि हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है, इंडिया के अंदर अबॉर्शन लॉस कौन कौन से हैं, ठीक है, अगर किसी को अबॉर्शन करवाना है तो भारत के अंदर कौन कौन से कानून देखने को मिलते हैं। तो जो हमारा आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड 1860 मतलब 1860 में ये आईपीसी आया था। ये यहाँ पर बोलता है कि अगर कोई अबॉर्शन करवाता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, वो एक अपराध है। ये बातें अंडर आईपीसी 1860 सेक्शन 312 के अंदर मेंशन्ड है। तो आईपीसी के सेक्शन 312 में लिखा हुआ है अबॉर्शन एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, इंडिया के अंदर यह है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे कुछ छूट मिलनी चाहिए इसको लेकर। तो होता क्या है, यहाँ पर एक एक्ट को लेकर आ जाता है, जिस एक्ट का नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। तो 1971 में एमटीपी एक्ट को लेकर आए। अब जो ये एमटीपी एक्ट है, ये क्या करता है, ये यहाँ पर थोड़ा सा अलाउ करता है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवा सकते हो। जो ये एमटीपी एक्ट 1971 में लाया गया था, इसने 20 सप्ताह तक अबॉर्शन करवाने के लिए अलाउ किया। यानी कि अगर प्रेगनेंसी का स्टेज 1 है, स्टार्ट हुई है प्रेगनेंसी, तो 20 वीक्स तक, 20 सप्ताह तक अबॉर्शन करवा सकते हो, ये इस एमटीपी एक्ट ने बोल दिया। अब आपको पता होगा पिछले साल 2021 में इस एमटीपी एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट होता है, संशोधन, यानी कि एक बदलाव किया जाता है। बदलाव होता है, उसका हमारे पास एक अमेंडमेंट एक्ट आ जाता है। बदलाव क्या करते हैं कि जो पहले टाइम पीरियड 20 सप्ताह का दिया गया था कि आप 20 सप्ताह तक सिर्फ अबॉर्शन करवा सकते हो, उसके बाद अबॉर्शन नहीं हो सकता, इस टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया। 20 सप्ताह से 24 सप्ताह कर दिया गया कि आप अब 24 वीक्स तक अबॉर्शन करवा सकते हो। लेकिन अब जब 24 सप्ताह किया गया तो इसमें कुछ कंडीशन रख दी गई। ये सभी वीमेन के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन वीमेंस के लिए है जो यहाँ पर प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए है जो कि जिन्होंने रेप को फेस किया है, ठीक है, या फिर और ही बहुत सारे यहाँ पर वायलेंस फेस किया है। तो उन वीमेंस के लिए यहाँ पर रखा गया कि आप 24 वीक्स तक भी अबॉर्शन करवा सकते हो। क्लियर हुआ? तो ये अमेंडमेंट होता है पिछले साल। फिर उसके बाद अब आपका एक और क्वेश्चन होगा, ये तो अबॉर्शन के बारे में चर्चा हो गई। हमारे देश में कोई फीटल डिसेबिलिटी को लेकर भी लॉ है, यानी कि जो पेट में वॉम्ब के अंदर जो बच्चा डेवलप हो रहा है, बच्चा बन रहा है, अगर वो डिसेबल है, फीटल डिसेबिलिटी देखने को मिल रही है, तो उस डिसेबिलिटी के केस में क्या होगा, तो उस डिसेबिलिटी के केस में आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी अबॉर्शन करवा सकते हो, चाहे वो पहला हफ्ता हो चाहे लास्ट हफ्ता हो, कभी भी अबॉर्शन करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और अप्लाई हो जाती है। कंडीशन ये है
कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेडिकल बोर्ड बैठाना पड़ेगा, एक मेडिकल बोर्ड ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का बैठता है, वो अलाउ करता है इन चीज़ों को। देन उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, कोई भी यहाँ पर स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, उनके थ्रू ये बॉडी को सेटअप किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर ये चीज़ें अलाउ हो पाती हैं। देन उसके बाद में अगर बच्चा डिसेबल है तो अबॉर्शन हो पाता है। लेकिन फीटल डिसेबिलिटी जब भी होती है तो यहाँ पे इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको इंडिया के अबॉर्शन लॉस के बारे में बता दिया अच्छे से, प्लस यूएस के अंदर क्या बवाल चल रहा है वो हम लोगों ने रो वर्सेस वेड केस को हम लोगों ने समझ लिया है। अब ऑथर यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई एकदम से केस को बदलना, पलटना, ये यहाँ पर चीज़ों को पलट देता है। और इसी प्रकार से यूएस के अंदर ये तो देखो अबॉर्शन वाला केस हुआ, एक और केस है जो कि गे और लेस्बियन पीपल के बारे में चर्चा करता है। वो केस है लॉरेंस वर्सेस टेक्सास। लॉरेंस वर्सेस टेक्सास 2003 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो गे और लेस्बियन पीपल हैं इनकी प्राइवेसी को लेकर यहाँ पे चर्चा की थी, प्राइवेसी राइट्स के बारे में यहाँ पे चर्चा की थी कि इनके प्राइवेसी राइट्स को एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। लेकिन ऑथर ये बोलते हैं कि जैसे अब यहाँ पे बदलाव करने के ऊपर यूएस का सुप्रीम कोर्ट फोकस कर रहा है, वैसे ही कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर सेम सेक्स कपल के ऊपर भी यहाँ पर ये एक तरीके से आप कह सकते हो रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पर लिमिटेशंस रखी जा सकती हैं, उनके जो ये प्राइवेसी राइट्स हैं उनको बैन किया जा सकता है। तो आने वाले टाइम पर ऐसे कई सारे केस हैं, अगर ये केस यहाँ पे प्रॉपरली सक्सेसफुल होता है, इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट, यूएस का सुप्रीम कोर्ट चेंजेस कर सकता है तो आने वाले टाइम पर और भी बहुत सारे केसेस के अंदर ही चेंजेस कर सकता है। फिर ऑथर मेंशन करते हैं कि जो यहाँ पर ये LGBTIQ कम्युनिटी यानी कि लेस्बियन, गे, सेक्सुअल, जो भी यहाँ पर कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं, इनके अपने भी राइट्स हैं, ठीक है। आप इनके राइट्स का वॉयलेशन करोगे तो आने वाले टाइम पर ये भी हम लोग देख सकते हैं, ऐसे उन्होंने बोला। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ एक नया स्टेप उठाने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है कि देखो जो भी यहाँ पर LGBTQI कम्युनिटी है, यानी कि वही लेस्बियन, गे, सेक्सुअल, यहाँ पे जो भी कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं, ये कम्युनिटी पहले से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, ठीक है। तो इनको लेकर एक लॉ आया था, इनकी प्राइवेसी राइट्स के बारे में चर्चा की गई है। तो आने वाले टाइम पर इसको चेंज किया जाएगा तो वो यहाँ पे सही नहीं होगा, ठीक है। जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट है, वो यहाँ पर वॉलेट होता हुआ चला जाएगा। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। देखो यही चीज़ यहाँ पे ऑथर ने हेडिंग भी दी है, ये अगर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड जो वेमेन का राइट है उसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं गे और लेस्बियन पीपल वाले जो राइट्स हैं वो एक अगला राइट होता है, इसके अंदर भी यहाँ पर चीज़ें बदली जा सकती हैं। क्लियर हुआ? अब होता क्या है, जो LGBTI कम्युनिटी है जिसके ऊपर आपको थंबनेल देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर ये जो कम्युनिटी है आज के टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती हुई नज़र आ रही है। ये तो देखो सब जगह पर है। अब इंडिया के अंदर ये कम्युनिटी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि इस आर्टिकल को मैंने काफ़ी सारा इंडिया से लिंक भी कर दिया है ताकि आपको कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें मिले, आप एग्जामिनेशन में इसका यूज़ कर पाओ। LGBTI की फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, क्वीर, ये इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म देखने को मिलती है। ये कम्युनिटी अगर इंडिया के अंदर बात करें तो देखो पहले तो अभी इन कम्युनिटी के लिए क्या किया गया था, जो सेक्शन 377 है IPC का उसको रिमूव कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के केस में। ये तो आपको पता है, ये मेजर सी बात है, मतलब बेसिक सी बात है, इसको यहाँ पर स्किप करते हैं। पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब हम लोग LGBTQI कम्युनिटी के बारे में चर्चा करते हैं तो इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर फेस करने को मिलती हैं इंडिया के अंदर में। सबसे पहली प्रॉब्लम है डिस्क्रिमिनेशन। जहाँ पे भी वो वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, उस वर्क प्लेस पर उनके प्रति काफ़ी भेदभाव हो रहा है, ठीक है। वो सफ़र कर रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को। फिर उसके बाद में दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, वो है इनजस्टिस। इनजस्टिस क्या है, देखो चाहे वो ये कम्युनिटी हो चाहे दूसरी कम्युनिटी हो, सभी लोगों के पास में ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, सभी लोगों के ऊपर अप्लाई होते हैं। अब होता क्या यहाँ पर, इनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन देने में यहाँ पर जो लॉ है वो फेल मार जाता है, ठीक है। तो इनके राइट्स को यहाँ पे प्रॉपरली प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो इनको एक जस्टिस देना यहाँ पर चाहिए। तो बेसिकली इनके प्रति जो अन्याय है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये एक दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम है हेल्थ इश्यूज़। यहाँ पे हम देख पाते हैं क्या होता है कि मान लो कोई LGBTQ कम्युनिटी का पीपल है, ठीक है। अब होता क्या यहाँ पर कि मान लो कोई प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, तो अब जब वो प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है तो यहाँ पर उनकी प्रॉपरली हेल्थ चेकअप वगैरह नहीं हो पाती है, ठीक है। उनको प्रॉपरली हेल्थ सिस्टम के अंदर सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं, तो ये यहाँ पर भी एक डिस्क्रिमिनेशन, एक भेदभाव देखने को मिल जाता है। तो हेल्थ इश्यूज़ भी देखने को मिल रहे हैं। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उनको अलग से सोसाइटी से अलग कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया है बिल्कुल ही। तो जब एक व्यक्ति को आइसोलेट कर दिया जाएगा, इस प्रकार से भेदभाव किया जाएगा, तो उसका जो कॉन्फिडेंस वगैरह है वो बिल्कुल लो लेवल पर चला जाएगा, डाउन हो जाएगा।
अब वो अपनी फैमिली से अलग, फ्रेंड से अलग, सभी लोगों से अलग, आइसोलेटेड में, अकेले हैं, तो वो जो व्यक्ति वो क्या करेगा, वो ज़्यादातर एडिक्ट हो जाता है ड्रग्स से, अल्कोहल से, टोबैको से, ठीक है, अपने स्ट्रेस को हटाने के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर ये कम्युनिटी फेस कर रही है। अब दुनिया भर में अगर हम लोग बात करें LGBTQ कम्युनिटी को लेकर दुनिया भर में क्या सिनेरियो है, तो आयरलैंड ने तो क्या किया है, सेम सेक्स को लीगलाइज कर दिया है, ठीक है। आयरलैंड यहाँ पर क्या बना, इसने पहला कंट्री बना जिसने सेम सेक्स को लीगलाइज किया कि हाँ भाई सेम सेक्स मैरिज होगी। फिर US यहाँ पर एक और कंट्री बना जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया था। फिर नेपाल ने भी क्या किया, इस होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज कर दिया साल 2007 में। तो आप लोग देख पाओगे कुछ कंट्रीज़ जिन्होंने सेम सेक्स को लीगलाइज किया, कंट्रीज़ ने ये काम किया है इन कम्युनिटीज़ के लिए, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा एडिटोरियल। उसके बाद आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ, और कुछ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ। पहले तो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे इस वाले एडिटोरियल को। ये वाला जो एडिटोरियल है इसको लेकर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। इनफैक्ट मैंने आपको बताया एक रिपोर्ट आई है, तो मैंने वेबसाइट से डायरेक्ट वो रिपोर्ट ली है। उस रिपोर्ट से मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। चलो आपको उस रिपोर्ट पर लेकर चलता हूँ। देखो, इस रिपोर्ट का नाम है ड्राफ्ट इन नंबर्स 2022, 2022 ड्राफ्ट इन नंबर। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, सूखा पड़ जाना, ठीक है। सूखा पड़ गया कोई एरिया, यहाँ पे पानी की कमी पड़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया, वो सूखा पड़ चुका है एरिया, तो ये रिपोर्ट आई है। अब इस रिपोर्ट ने बहुत सारी बातें बताई हैं, आप देख पाओगे। डायरेक्ट मैं आपको रिपोर्ट से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। रिपोर्ट से कवर करेंगे तो एक ऑथेंटिक हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आखिरकार क्या एग्जैक्टली लिखा है, किसी राइटर के थ्रू नहीं, डायरेक्ट रिपोर्ट के थ्रू हम लोग यहाँ पर चीज़ें कवर करने वाले हैं। आखिरकार यही चीज़ें वहाँ पर भी मैंशनड आपको देखने को मिलने वाली है। अगर हम लोग बात करें इस रिपोर्ट के अंदर इंडियन सिनेरियो क्या देखने को मिलेगा, भारत को लेकर क्या बातचीत की गई है, क्योंकि भारत का डेटा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखो चाहे वैसे देखो। तो हुआ क्या, यहाँ पे बोला गया जो बहुत सारे हिस्से हैं इंडिया के अंदर में, वो सब आज के टाइम पर वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, जहाँ पे सबसे बड़ा खतरा है सूखा पड़ने का। और इंडिया भी ग्लोबली अगर हम दुनिया भर में बात करें एक टॉप कंट्री में आता है जहाँ पर सूखा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस रिपोर्ट ने बताया कि भारत का जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारी इकॉनमी वगैरह है, वो आज के टाइम पर 2 से 5% से कम हो चुकी है 1998 से लेकर 2017 के बीच में। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस सूखा पड़ने की वजह से, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाया है और हमारा इकॉनमी डाउन हुई है। उसके बाद बताया हमारा देश लगभग 2/3 जो देश है वो आज के टाइम पर यहाँ पे 2020 से लेकर 2022 के बीच में 2/3 देश यहाँ पे सफ़र कर रहा है इस सूखापने से, ठीक है, जहाँ पे कंट्री के अंदर सूखा पड़ गया है। अब इंडिया के अंदर सिचुएशन क्या है, इसको लेकर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इंडिया के अंदर जो ड्राफ्ट प्रोन सिचुएशन है, यानी कि जो सूखा पड़ा हुआ एरिया है, ये लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। 1997 से कंपेयर करें तो 57% तक यहाँ पे इसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसा डाउन टू अर्थ की खुद ने यहाँ पर रिपोर्ट ने बताया है। मैं आपको ये वाला आर्टिकल डाउन टू अर्थ का वो टेलीग्राम पर दे दूंगा, मेरे पास है आर्टिकल, मैं आपको वहाँ पे वो पोस्ट कर दूंगा। फिर उसके बाद बोला गया इंडिया का जो 1/3 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलता है, इन्होंने यहाँ पर बहुत कुछ फेस किया है। लगभग यहाँ पे 4 बार से ज़्यादा सूखा पड़ चुका है पिछले लगभग यहाँ पर 10 सालों के अंदर। और 50 मिलियन, कैन यू इमेजिन, 50 मिलियन जो लोग हैं वो हर साल अफेक्ट हो रहे हैं इस सूखे से, इस ड्राफ्ट से। हर साल इतने लोग अफेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लस 97.85 मिलियन जो हेक्टेयर एरिया है, लगभग हमारे देश का 30% जो लैंड है, 30% जो लैंड है, वो सब यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन के अंडर में आ चुका है। वहाँ पर लैंड हमारा डिग्रेड हो रहा है, बेकार होता हुआ जा रहा है। ये डेटा 2018 से 19 का है। ये बातें भी यहाँ पे बताई जाती हैं। इसको लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। अब एक स्टडी है, इस स्टडी को लाया गया था 2006 में। इस स्टडी ने बताया कि सबसे ज़्यादा जो सूखा पड़ने वाला जो जगह है और उन जगह पर जो फार्मर्स हैं, उन्होंने जो उनकी जो इनकम है वो बहुत कम लॉस होती हुई नजर आई, उनकी इनकम गिरती हुई नजर आई है। अब सीवर ड्राफ्ट ईयर के अंदर जब हम लोग बात करें, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा की चर्चा की गई। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा से जो भी किसान भाई आते हैं, उन्होंने लगभग साल में $400 मिलियन तक का जो यहाँ पे अमाउंट है वो खोया है, ये यहाँ पर लॉस्ट हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हो इस सूखा पड़ने की वजह से कितना बवाल मच रहा है, कितना सारा पैसा ख़त्म हो रहा है, प्लस कंट्री का इकॉनमी डाउन हो रहा है, लोग यहाँ पे अफेक्ट होते हुए आ रहे हैं। इस स्टडी ने बताया लगभग 13 मिलियन पीपल, इन 3 राज्यों से जो 13 मिलियन पीपल हैं जो कि गरीबी की रेखा से ऊपर थे, वो सब गरीबी की रेखा के नीचे पहुँच गए। क्यों? क्योंकि सूखा पड़ रहा है बार बार यहाँ पर ड्राफ्ट देखने को मिला, सूखा पड़ता हुआ नजर आया। ये तो हुई इंडिया के बारे में चर्चा। अब बात करें इस रिपोर्ट ने ग्लोबल सिनेरियो के बारे में क्या बोला, यानी कि दुनिया भर में क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिल रही हैं। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो इन्होंने बोला कि देखो,
अगर जो भी हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जो भी हम लोग यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो सब अगर सच होती है तो जो ग्लोबल वार्मिंग है यानी कि दुनिया भर में जो गर्मी बढ़ रही है वो 2100 तक 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगी, ऐसा बताया गया। और अगर इतनी तेज़ी से गर्मी बढ़ती आने वाले टाइम पर तो जो सूखा पड़ रहा है ना एरिया, ये 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगेगा। इसको अगर हम आज से कंपेयर करें तो सिचुएशन आने वाले टाइम पर और ख़राब होने वाली है। प्लस यहाँ पे बोला गया कि सबसे ज़्यादा जो सूखा पड़ा जा रहा है दुनिया भर में वो मेडिटेरेनियन वाला एरिया है। प्लस यहाँ पे यूरोप का जो अटलांटिक रीजन है वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता हुआ नजर आएगा। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, आपको याद होगा 2019-20 के अंदर ऑस्ट्रेलिया की जो वाइल्ड फायर थी, जो आग लगी थी, वो आपको याद होगा, उसका मेगा फायर का नाम दिया गया था। एक खतरनाक आग लगी थी जिसकी वजह से पूरा जंगल तबाह हुआ, इतने सारे जानवर यहाँ पे मारे गए थे। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये ऐसे बड़े बड़े जो लॉस हैं वो सब देखने को मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सूखा पड़ने की वजह से, गर्मी बढ़ने की वजह से, जो गर्मी लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लगभग यहाँ पर 3 बिलियन जो एनिमल्स हैं ये मारे गए और डिस्प्लेस हुए थे इस ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड फायर के अंदर। आप नंबर देखो, 3 बिलियन, मिलियन भी नहीं, बिलियन एनिमल्स। ये सब यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है और उसकी वजह से यहाँ पे जो सूखा पड़ रहा है उसका इफेक्ट है। क्लियर हुआ? आगे आते हैं। अब बात करी गई लगभग 1 बिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं दुनिया भर में, वो सब अफेक्ट हो चुके हैं 2000 से लेकर 2019 के बीच में। उन सब के ऊपर एक बुरा असर पड़ चुका है इस सूखे वाली सिचुएशन की वजह से। और अफ्रीका सबसे बुरी तरह से हिट होने वाला एरिया पड़ा है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पहले से यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे गरीबी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी आपको देखने को मिल जाती है। तो अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है ये वर्स्ट हिट एरिया रहा है। यहाँ पे बहुत सारे सूखा पड़ा है, लगभग 134 ड्राफ्ट्स देखने को मिला है जो कि ईस्ट अफ्रीका के अंदर हुआ और जिसकी वजह से बवाल मचा, भुखमरी वगैरह सब कुछ मच चुकी है वहाँ पर। साल 2000 से अगर हम लोग देखें तो लगभग 29% से यहाँ पे जो सूखापना ये लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि ड्राफ्ट इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। और 2030 तक आने वाले 8 साल और हैं, आने वाले 8 साल में यहाँ पे बोला गया दुनिया भर में 700 मिलियन लोग इधर से उधर डिस्प्लेस हो सकते हैं। ठीक है, उनको इधर से उधर ट्रैवल करना पड़ सकता है इन ख़राब सिचुएशन की वजह से। और यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का भी एक बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ? अब ये जो सूखा पड़ रहा है, जो ड्राफ्ट देखने को मिल रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा? देखो, इस ड्राफ्ट का जो इम्पैक्ट है वो कोई यहाँ पर एक इम्पैक्ट नहीं है, पूरे जेंडर्स के ऊपर पड़ रहा है। जेंडर मतलब वेमेन के ऊपर, गर्ल्स के ऊपर भी आप देख पाओगे। ठीक है, मतलब क्या है, रिसर्चर्स ने ये बताया कि जो वेमेन और जो गर्ल्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर में, इनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है इस ड्राफ्ट का। क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? इनकी एजुकेशन लेवल, न्यूट्रिशन लेवल, हेल्थ लेवल सब कुछ डाउन जा रही है। आप कहोगे ऐसा कैसे? क्योंकि इनका सारा टाइम पानी को कलेक्ट करने में लग जा रहा है, क्योंकि जितना सूखा पड़ रहा है, ठीक है, गर्मी बढ़ रही है तो वाटर कलेक्शन भी चाहिए। तो लगभग 72% वेमेन और 9% गर्ल, उनके ऊपर यहाँ पे बर्डन पड़ा हुआ है कि वो वाटर को कलेक्ट कर रही हैं। ठीक है, पानी को यहाँ पर खींच के लेकर आ रही हैं, पानी से यहाँ पर पेट भरा जा रहा है। ठीक है, लगभग बहुत सारा पानी यूज़ किया जा रहा है इन सारी कंट्रीज़ के अंदर, तो पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है जो कि यहाँ पर लाया जाता है वेमेन के थ्रू, गर्ल के थ्रू। तो इनके ऊपर बर्डन आज के टाइम पर इस चीज़ का थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। प्लस दूसरा बर्डन यह है कि भाई क्रॉप यानी जो हमारी फसल की प्रोडक्टिविटी है वो कम होती हुई नज़र आ रही है। पानी का कमी देखने को मिल जाएगा, जैसे सूखा पड़ता रहा है, एक ऑब्वियस सी बात है वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, और इसी की वजह से बवाल यहाँ पर मचता हुआ नज़र आ रहा है, ये बताया गया। अब इसका कॉज ऑफ कंसर्न यह है कि भाई आज के टाइम पर इतने लोग सफ़र करें, आने वाले टाइम पर ये संख्या बढ़ जाएगी। वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है कि भाई ड्राफ्ट की वजह से लगभग 216 मिलियन पीपल माइग्रेट कर सकते हैं, इधर से उधर यहाँ पे जा सकते हैं 2050 तक। जब उनको एक जगह पर सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी तो यहाँ पर वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे। क्लियर हुआ? तो ये ड्राफ्ट इन नंबर्स की रिपोर्ट है जिसने यहाँ पर ये सारी बातें मेंशन की है। मैंने आपको बताया साल 2000 से 29% से लगातार जो है वो सूखा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लगातार इस प्रकार का सिनेरियो यहाँ पे नज़र आ रहा है। सबसे ज़्यादा सूखा आपको अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेगा, ये मैंने आपको बता दिया। अफ्रीका के अंदर पिछले एक टाइम में 134 ड्राफ्ट यानी सूखा पड़ा हुआ एरिया नज़र आया है। वर्ल्ड हेल्थ ने बताया कि 55 मिलियन पीपल आने वाले टाइम पर सफ़र कर सकते हैं बुरी तरह से सूखे पड़ने की वजह से। क्लियर हुआ? वो सारी बातें आपको यहाँ पे पता चल चुकी है। मैंने आपको एक एक इन्फॉर्मेशन, मतलब जो हमने रिपोर्ट में डिस्कस किया ना, डिट्टो वही सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि मैंने सोचा था जैसे रिपोर्ट मैंने देखा है, रिपोर्ट के बारे में चर्चा की गई है, इसको ओरिजिनल रिपोर्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। डिट्टो वो रिपोर्ट यहाँ पर छाप दी गई है, कोई बात नहीं, हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। ओके,
आगे चलते हैं। अब फटाफट अपने मेंस के क्वेश्चन को देखते हैं। यार आज मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करना भूल गए, काफ़ी समय हो चुका है, 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है? 19 मई का डेली मेंस क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एससीओ। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका मेजर मकसद क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इंडिया के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है। एक बेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर लिखना है आपको 150 शब्दों में, और आंसर लिखकर कहाँ पे पोस्ट करना है? टेलीग्राम पर जाओगे, दीपक यादव एजुकेशन टाइप करोगे, आपके सामने मेंस आंसर राइटिंग वाला ग्रुप ओपन होगा, उसको ओपन करोगे, वहाँ पे अपना आंसर कॉपी पेन पर लिख कर, ठीक है, लिख कर वहाँ पे पिक्चर क्लिक करके पोस्ट कर देना है। और वहाँ पे पोस्ट करोगे तो आपस में सब लोग एक दूसरे के आंसर को रिव्यू करते हुए नजर आएंगे। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, आते हैं हम लोग अपने लास्ट एडिटोरियल की तरफ। यहाँ पे चर्चा की गई है, विल रिप्लेसिंग पीएचडी ऑफिसर्स विद प्रैक्टिशनर्स वर्क। ऐसा किया जा सकता है क्या? तो इस आर्टिकल को लिखा है सिद्धार्थ सिंह ने, यहाँ पे इनके बारे में पढ़ सकते हो। एक खुद एक एसोसिएट प्रोफेसर आपको देखने को मिल जाएंगे ऑफ मार्केटिंग, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के अंदर। तो कुछ मेजर पॉइंट्स हैं यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई रिसेंटली क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो पहले जो पीएचडी क्वालिफिकेशन वाले जो लोग हुआ करते थे वही पढ़ा सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। इस चीज़ को बदला, इस चीज़ को बदलते हुए यहाँ पर उन्होंने बोला कि अब जो प्रैक्टिशनर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी इस चीज़ की, वो भी यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। मतलब क्या, आगे समझाता हूँ। देखो होता क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आज के टाइम पर फैकल्टी का एक शॉर्टेज है, क्वालिफाइड फैकल्टी नहीं है, ठीक है। लगभग 10,000 टीचिंग पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, ऐसा बताया गया। दिसंबर 2021 तक, पिछले साल तक ये इतनी सारी पोस्टें खाली पड़ी थी। तो उन पोस्टों को फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हो गए, प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स हो गए, ठीक है, अलग अलग फील्ड से निकल कर आते हैं। तो यहाँ पे बोला गया क्या इनको हम लोग लेकर आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ प्रोफेसर हो गए, एसोसिएट प्रोफेसर हो गए, ठीक है, जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी इन चीज़ों की। तो क्या इनको लाया जा सकता है पीएचडी प्रोफेसर्स की जगह पर? क्योंकि पीएचडी प्रोफेसर्स हमारे पास प्रॉपर इनकी कमी है, वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। तो यहाँ पे क्या उनकी जगह पर जो खुद इन पढ़ाई के अंदर पीएचडी के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं एसोसिएट प्रोफेसर से, क्या उनको लेकर आया जा सकता है? क्या इनको हम लोग लेकर आके यूनिवर्सिटीज़ में इनको टीच करवा सकते हैं? तो क्या ऐसा हो सकता है? ये यहाँ पर मेंशन किया गया। तो यहाँ पे बोला गया कि लेकिन इसके ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं। क्या क्वेश्चन क्या उठता है? सबसे पहली बात, आर वी गोइंग टू ट्रीट पीएचडीज विद अदर प्रोफेसर्स एज इक्वल्स? पहला क्वेश्चन उठता है, क्या हम लोग पीएचडी प्रोफेसर्स को, जो पीएचडी कर चुके हैं, पीएचडी क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं, क्या हमको उनको क्या ट्रीट करेंगे प्रोफेसर की तरह, जो एक नॉर्मल प्रोफेसर क्या उनकी तरह ट्रीट किया जाएगा? पहला क्वेश्चन तो ये उठेगा, क्योंकि बाकी सारे प्रोफेसर्स को भी अगर हम लोग अलाउ करेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर्स को भी अलाउ करेंगे पढ़ाना, तो क्या पीएचडी लेवल के साथ में यहाँ पर उनको ट्रीट किया जाएगा कि वो भी पीएचडी वाले हैं? तो ऐसा नहीं होने वाला है, ये यहाँ पर बोला गया। यहाँ पे ये बोला गया पीएचडी जो टीचर्स होते हैं वो यहाँ पर ट्रेंड टीचर्स होते हैं, वो यहाँ पर अपने आप में क्षमता रखते हैं कि आंसर कर सके भारी से भारी क्वेश्चन की। हाउ एंड वाई क्वेश्चन का जो आंसर करते हैं वो पीएचडी वाले टीचर्स करते हैं। वो खुद यहाँ पे रिसर्चर रह चुके हैं, वो अपनी खुद नॉलेज को क्रिएट करते हैं, वो खुद यहाँ पे अपने आप में रिसर्च करते हैं, ठीक है, अपने आप में यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज उनके थ्रू निकल कर आती हैं। लेकिन जो बाकी सारे नॉर्मल प्रोफेसर्स आपको देखने को मिलते हैं, उनके अंदर एक बदलाव आपको देखने को ये मिलेगा कि वो यहाँ पे इस प्रकार से प्रॉपर क्वेश्चनिंग, यानी कि प्रॉपर उनके पास यहाँ पर ये ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है उनको। प्रैक्टिशनर जो होता है वो यहाँ पे नॉलेज और वो सारी चीज़ें वो सब लेकर आता तो है, लेकिन आप यहाँ पर देख पाओगे प्रॉपर ट्रेंड नहीं होते हैं वो, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वही जो कंटेंट है उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद यहाँ पर अपनी टीचिंग को आगे लेकर चलते हैं। लेकिन ये चीज़ें पीएचडी वाले के साथ में बिल्कुल अलग होती है। पीएचडी वाला हाउ एंड वाई क्वेश्चन को देने में, इनके आंसर देने में यहाँ पे सक्षम रहता है, अपने आप में उसको ट्रेनिंग मिली हुई है, ठीक है, किसी पीएचडी प्रोफेसर को, तो वो करंट लेवल पर पूरी तरह से तैयार है। क्लियर हुआ? तो जो हमारे बाकी सारे नॉर्मल प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, ये कहीं ना कहीं लेस अवेयर हैं, मतलब कि इनको ज़्यादा जागरूकता नहीं है किसी चीज़ की, थ्योरीज़ की और बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स की। तो बताया गया कि भाई यहाँ पर अगर ये काम करोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगर आप लोग प्रैक्टिशनर्स को लेकर आओगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया है। ऑथर ने मेंशन किया कि जो प्रैक्टिशनर हैं, हालांकि जो सब चीज़ों को समझ रहे हैं, थ्योरीज़ को यहाँ पे बना सकते हैं, वो सब यहाँ पर एक्सीलेंट टीचर्स जो आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारे लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं,
कभी कभी जो यहाँ पे प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो पीएचडी टीचर से भी अच्छे निकलते हैं। बहुत सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक दूसरा पहलू भी है, अब ऐसा नहीं कह सकते सभी जो प्रोफेसर हैं वो सब यहाँ पर उनको नॉलेज बहुत कम है या फिर उनको एक ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं कि जो पीएचडी प्रोफेसर से भी ज़्यादा बेटर होते हैं। प्रैक्टिशनर्स के अंदर पोटेंशियल होता है कि वो यहाँ पर टीचिंग कर सकें, चीज़ों को समझा सकें। तो आप दूसरा पहलू भी देखो, ठीक है। तो यहाँ पे रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। आपको बीच में एक सवाल लटका हुआ नजर आएगा कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनसे पढ़वा सकते हैं या नहीं भी पढ़वा सकते। लेकिन उसके बाद यहाँ पर ऑथर एक चीज़ और मेंशन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ऑथर ने बोला सबसे पहले आप हायर करो पीएचडीज़ को हायर करो, उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करो, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग लिमिटेड नंबर ऑफ प्रैक्टिशनर्स को, यानी जो परफेक्ट प्रैक्टिशनर्स हैं उनको आप लोग यहाँ पर फैकल्टी की तरह रख सकते हो, लेकिन एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जब तक आपको यहाँ पर फैकल्टी की आवश्यकता है, ठीक है, ज़रूरत है, तब तक आप यहाँ पे उनको रख सकते हो प्रैक्टिशनर्स को, जो कि अपने आप में बेस्ट हैं। लेकिन जो पीएचडी है वो अभी भी टॉप पर रहेगा। पीएचडी जो है अभी भी क्वालिटी वाले कंट्रोल को मेंटेन करता हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोला गया। तो पीएचडी फैकल्टी है उसको अभी भी यहाँ पे एक प्रायोरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे यही बोला गया। बाकी सारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन उनको लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो यहाँ पर एक्सेप्शनली यहाँ पर जो बेस्ट हैं उनको हम लोग हायर कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर ऑथर ने मेंशन करी हैं। आई होप आपको एक क्लैरिटी इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लेकर मिल चुकी है। तो ये थी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। बाकी आप देख पाओगे कुछ आर्टिकल्स हैं आज, जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड आर्टिकल बहुत सारे हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग स्किप कर सकते हो, पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। एक आर्टिकल ये है, यहाँ पे चर्चा की गई है, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसने बताया कि भाई जो पोल्यूशन है, जो यहाँ पर आज के टाइम पर प्रदूषण हो रहा है, इसका कितना बुरा इफेक्ट पड़ रहा है मानव के अधिकारों के ऊपर। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने वेडनेसडे में बोला, यहाँ पर एक तरीके से इन्होंने एक एडवाइजरी इशू करी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को। बोला भाई यहाँ पर पोल्यूशन को, यानी जो प्रदूषण है, इसको कम करो। इससे जो मानव के अधिकार हैं वो यहाँ पर वायलेट हो रहे हैं, बहुत सारे राइट्स यहाँ पर वायलेट होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के लिए यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर एनएचआरसी ने, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने बोला है कि भाई आपको यहाँ पे पनिशमेंट देना होगा पोल्यूटर्स को। यानी कि देखो, एनवायरनमेंट के प्रति हमारे पास पहले से बहुत सारे कानून हैं। अब इन कानून का जो भी वायलेशन कर रहा होगा, इनका हनन कर रहा होगा, इनको वायलेट कर रहा होगा, तो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो पनिशमेंट देने के लिए यहाँ पर बिल्कुल तैयार रहो। और साथ ही साथ यहाँ पर आप अपने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को और ज़्यादा मजबूत कर दो, और यहाँ पे आपको स्टेप्स उठाने हैं ताकि आप पोल्यूशन को पूरी तरह से कंट्रोल करो। ऐसा यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बोलता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसका खुद यहाँ पे फोकस है मानव के अधिकारों को प्रोटेक्शन देने का। एनएचआरसी एक इंडिपेंडेंट स्टैचुरी बॉडी है, जिसको बनाया गया था 12 अक्टूबर 1993 में। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अकॉर्डिंग हम इसको लेकर आए थे। एनएचआरसी की जब हम लोग बात करते हैं तो मानव के अधिकारों को प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा करता है, क्योंकि ह्यूमंस के पास में बहुत सारे राइट्स हैं, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारे राइट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद बताया गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का पूरा स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलता है। देखो, एनएचआरसी एक मल्टी मेंबर बॉडी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलते हैं। इसमें एक चेयरमैन भी होता है, 7 और मेंबर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये सारे मेंबर्स होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी देखने को मिलता है, 3 यहाँ पर एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। जो चेयरपर्सन होता है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, या फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज भी होता है। और यहाँ पर इन सबको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। अब इनके अपॉइंटमेंट के लिए पहले तो एक कमेटी बनती है 6 मेंबर की। उस कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन और राज्यसभा, ऑपोजिशन के लीडर्स होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर। तो ये सारे लोग मिलकर पहले एक कमेटी बनाते हैं। 6 मेंबर की कमेटी बनी, फिर ये रेकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को कि भाई इन लोगों को अपॉइंट कर लो। फिर प्रेसिडेंट लास्ट में बिल्कुल साइन करके इन एनएचआरसी के मेंबर्स को अपॉइंट कर लेते हैं। तो ये हो गई एनएचआरसी के बारे में चर्चा। ये आर्टिकल क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे वर्ल्ड सेक्शन पर आएंगे, दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो ये आर्टिकल मैं आपके साथ कल ही डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोग मेरे लिए एक काम कर सकते हो, कल का डेली करंट अफेयर वाला वीडियो देख सकते हो। कल के डेली करंट अफेयर के वीडियो मैंने आपको बता दिया है, फिनलैंड और स्वीडन दोनों यहाँ पर नाटो के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और दोनों ने अप्लाई कर दिया है। तो नाटो के लिए फिनलैंड, स्वीडन ने अप्लाई कर दिया। आने वाले टाइम पर हम लोग देख सकते हैं कुछ इश्यूज़ क्रिएट होते हुए नजर आएंगे। रशिया जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं अटैक वगैरह कर सकता है इन फिनलैंड के ऊपर, खासकर क्योंकि नाटो को ज्वाइन करने से लगातार रशिया मना कर रहा था।
अब फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यूपीएससी 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, दलबर्गिया स्पीशी एसोसिएटेड है किस चीज़ से? तो इसका करेक्ट आंसर आपको आंसर डी देखने को मिलेगा, रोजवुड। रोजवुड एसोसिएटेड है दलबर्गिया स्पीशी से, ठीक है। ये यहाँ पर स्पीशी का यूज़ करते हैं हम लोग एज अ फूड प्लांट की तरह, तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।